ओके जी, जिनको गेट के पीवाईक्यू में जो भी डाउट है बताइए, ईयर और क्वेश्चन नंबर है ना। तो मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ड्राइव का है ना, ये सारे पेपर हमारे पास है ऑलरेडी गेट के। सो है ना, जो भी डाउट है गेट के पेपर में, ईयर और क्वेश्चन नंबर। सर क्वेश्चन नंबर लिख दें? क्वेश्चन नंबर और ईयर बताइए। आप लिख सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं या मुझे बता भी सकते हैं। ओके सर। हम्म जो भी डाउट है, गेट 2019 से 2024 के भी गेट का पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास है, तो गेट 2019 से 2024 तक स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम हुआ है। तो उसमें जो भी ईयर में जो भी क्वेश्चन नंबर डाउट है आप बताओ, वो मैं ओपन करूँगा ना, पेपर्स हैं यहाँ पे, जस्ट ओपन करना है तो इसमें। है जी, कोई डाउट है कि ख़त्म हो गया? कोई डाउट नहीं है? दो हजार इक्कीस का डिस्कशन लास्ट है ना, दो क्लास कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था। अब देखो उसमें अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा हो, क्योंकि 21 का पेपर हमने कल भी डिस्कस किया था और परसों भी 21 का पेपर का ही डिस्कशन हुआ था डाउट। तो देखो जो क्वेश्चन है वो हुआ नहीं हुआ है। अरे यार, इसका अलग सिस्टम है। 21 का ही खुला हुआ है ना ये। क्या है कि इसमें आपको 27, 26, 27, 29, 30। ये तो कल डिस्कस ऑलरेडी हो गया है, तो आप है ना ऐप पे जो ये कौन सा बैच चल रहा है, ये रैंकर्स 3 है, तो उसमें इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ये कल हमने डिस्कस किया है ये। और बाकी पे आते हैं।
तो ये 26 में क्या है, एफ आर से आर डिफाइंड बाई दिस, तो एक्स क्यूब साइन एक्स है अगर एक्स या तो ज़ीरो है या फिर इरेशनल है, ओके। और 1/q की पावर 3 है जब x रेशनल है p/q के फॉर्म का, जहाँ q नेचुरल नंबर है और ये है r डिनोट सेट ऑफ जेड इंटीजर्स हैं, n नेचुरल नंबर है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, n डिनोट सेट ऑफ ऑल मतलब नेचुरल नंबर्स। तो पूछ क्या रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताइए इसमें कहाँ डाउट है आपको, सारे ऑप्शन में डाउट है या कहाँ डाउट है। आई होप कॉन्टिन्यूअस आपको पता होगा डेफिनेशन क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस एट जीरो का मतलब हमें ये चेक करना है कि लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू f0। इसमें कहाँ डाउट है, मतलब ट्राई करके आया तो आपको ये पता होगा ना क्या डाउट है, क्या पूछना है आपको, इसमें पूछना क्या है। सर इसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब ये इरेशनल और यहाँ पे जो जीसीडी करके है ये कैसे हो रहा है। नहीं वो आपको वो नहीं सोचना, वो तो गिवन है ना। हमें ये नहीं दिमाग लगाना क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखा है, हमें समझना है कि मैं गिवन है कि मुझे बता रखा है कि फंक्शन कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्स, तो जीरो है तो ये वैल्यू है, इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू है। अगर रेशनल नंबर, आपको पता होगा रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, p/q, तो p/q फॉर्म का है तो फंक्शन की वैल्यू 1/q की पावर 3 है। अगर कोई एग्जांपल के लिए 2/3 नंबर है हमारा रैशनल नंबर, तो 2/3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी 1/3 का क्यूब, ये होगा। अगर मान लो 1/11 है तो 1/11 करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी 1/11 का क्यूब। अगर फंक्शन 3/11 है तब भी वैल्यू होगी 1/11 का क्यूब। तो ये तो हमें फंक्शन गिवन है। आपको क्वेश्चन में थोड़ी सोचना है, आपको ऑप्शन में सोचना है। क्वेश्चन के बारे में सोच के क्या ही मतलब है। आपको ये सोचना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा। अब ये देखो ना कि आपको ये सोचना है तो वहां पे सोचने का क्या ही मतलब, वो तो गिवन है बस कि या तो फंक्शन दो पार्ट में डिफाइंड है, रेशनल के लिए अलग है, इरेशनल के लिए अलग है, ये चीज़ है। वो तो जस्ट डिफाइन किया हुआ कि फंक्शन ऐसा है। आपको तो मेनली ये डिसाइड करना है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ये बोलना चाह रहे हैं आप। एक फंक्शन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमें सोचना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। अब अपना दिमाग यूज करो, बताओ f0 की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, f0 कितना होगा, व्हाट इज वैल्यू, जिनका डाउट है बताओ, आपसे ही पूछ रहा हूँ f0 क्या है। तो एक्स क्यूब साइन एक्स। हाँ तो x को जीरो रखो ना उसमें, यहाँ x जीरो है ना हमारा, तो कितना बनेगा वो, 0³ sin 0, तो ये जीरो हो गया। अब तो ये f0 0 है, अब मुझे ये निकालना है लिमिट। अब आप लिमिट कैसे निकालते हैं, x टेंस टू 0 है, लिमिट निकालना आता है ना, ये सब 11 12 में भी था। x टेंस टू 0, तो 0 के नेबरहुड में कोई नंबर चूज करो आप। सो x 0 को अप्रोच कर रही है, अब 0 को कोई नंबर अप्रोच कर रही है, तो क्या जानते हैं आप x के बारे में कि 0 को अप्रोच करने वाला नंबर क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, कुछ भी हो सकता है। क्या आइडिया है, वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे। तो 0 के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी रैशनल, इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल है, तो आपको अलग अलग डिसाइड करना है। तो अगर 0 के नेबरहुड में रैशनल नंबर अगर हमने चूज किया, तो 0 के नेबरहुड में जो भी रैशनल नंबर होगा वो 0 के क्लोज होगा। तो सोचो p/q की, है ना, p/q, अभी ये x है मेरा और ये 0 को अप्रोच कर रही है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब ये समझ आ रहा है यहाँ से q कहीं ना कहीं बहुत लार्ज होगा, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि pq को प्राइम है, इसने बता रखा है कि pq को प्राइम है। तो ये p/q जो कि x की वैल्यू है, p/q वो 0 को अप्रोच कर रही है। क्यों 0 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब q बहुत लार्ज होगा। और q बहुत लार्ज होगा तो 1/q की पावर 3 भी 0 को अप्रोच करेगी। तो कहने का ये मतलब है x 0 को अप्रोच कर रही है तो x रैशनल हो सकती है या इरेशनल हो सकती है। अगर x रैशनल है तो p/q का फॉर्म होगा, और p/q का फॉर्म होगा तो ये 0 पे तभी जाएगी जब q बहुत लार्ज होगा। q बहुत लार्ज है तो 1/q 0 पे जाएगी। इसका मतलब f(x) की लिमिट 0 होगी जब x 0 के नेबरहुड में कोई रैशनल नंबर है। अगर 0 के नेबरहुड में x कोई इरेशनल नंबर है, मान लो दूसरा केस कि जब x हमारा इरेशनल नंबर, रैशनल नहीं है, तब x टेंस टू 0 पे क्या होगा, तो जब x इरेशनल है तो फंक्शन मेरा ये है, और जब x 0 पे जाएगी तो x³ sin x भी 0 पे जाएगी।
तो कहने का ये मतलब कि एक्स जीरो के नेबरहुड में कोई भी नंबर लूंगा, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, एफ एक्स की लिमिट जीरो आनी है, जो कि एफ जीरो के इक्वल है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ये डिसाइड हुआ। फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना आता है, सिमिलर प्रोसीजर है, बाकी डिफरेंशियबिलिटी पे ही है ना। एफ डिफरेंशियबल सर नहीं है जीरो पे। सर जैसे एक मेथड होता है कि अगर इरेशनल और रेशनल करके दिया होता है तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए दोनों को इक्वल कर देते हैं। जी तो सर उससे भी तो कर सकते हैं ना इसको। हाँ कीजिए, लेकिन वो तब होता है जब ये एक्स का फंक्शन यहाँ पे होता है, ये एक्स का फंक्शन थोड़ी है। वो तब होता है ना जब यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स हो, यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स हो, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो उससे एक्स जो वैल्यू निकल के आती है वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होता है। तो यहाँ पे अच्छा। एक्स तो नहीं है ना, यहाँ एक्स तो पी अपॉन क्यू है, तो यहाँ तो पी तो गायब है। तो वो ऐसा तब करते हैं जब ये फंक्शन ऑफ एक्स होता है, यहाँ एक्स का फंक्शन नहीं, वो क्यू के टर्म में दे रखा है। ये चीज़ है। वो भी करेंगे तो वो भी समझ आ रहा है कि एक्स क्यूब साइन एक्स और वन अपॉन क्यू की पावर थ्री दोनों कब इक्वल होगी, जब एक्स जीरो होगा, है ना, तभी इक्वल हो सकता है। तो वो भी करके आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कब इक्वल होगी वन अपॉन क्यू की पावर थ्री के, जहाँ एक्स जो है पी अपॉन क्यू है, तो रख दो यहाँ पे, इसको पी अपॉन क्यू रख दो इधर चाहो तो। लेकिन हमें तो वो नहीं पता ना, वहाँ तो इरेशनल के लिए है वो, तो यहाँ पे इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो आप। तो ऐसा तब ओके होगा सर। जब क्यू बहुत लार्ज होगा, तब भी आ जाएगा। बाकी बताइए सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसीजर है, हमें एफ डैश जीरो निकालने हैं। तो यहाँ पे एफ डैश जीरो निकालने के लिए एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये प्रोसीजर लगाने हैं जी। और अगर फिर से ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो यही पूछ रहा है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और है तो डेरिवेटिव क्या आएगी। तो ये किसके इक्वल आएगी, ये पूछ रहा है, जीरो आएगी या वन आएगी, ये पूछ रहा है। तो लग तो ऐसा रहा है शायद डिफरेंशिएबल हो, पता नहीं, अब तो देखना पड़ेगा। निकालिए, जैसे मैंने अभी एफ की लिमिट निकाली वैसे ही इसकी लिमिट निकालिए, क्या आएगी, निकाल पाएंगे या मैं निकालूं। सर यहाँ पे जो एफ एक्स रखा जाए वो केवल एक्स क्यूब साइन एक्स होगा ना। क्यों एक्स, दो केस बनेंगे ना फिर से, जैसे लिमिट मैंने कैसे निकाले थे, लिमिट तो हमने दो पार्ट में निकाले हैं ना अभी। एक्स जीरो के नेबरहुड में है, तो एक्स क्यूब साइन एक्स तो तब होगा जब एक्स इरेशनल नंबर है। तो यहाँ ऐसा थोड़ी लिखा है कि एक्स सिर्फ इरेशनल ही होगा, एक्स जीरो के नेबरहुड में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी, दो पार्ट में सॉल्व करना है, एक केस में रेशनल अज्यूम करके, एक में इरेशनल अज्यूम करके। तो जब रेशनल अज्यूम करेंगे तो आपको एफ एक्स को वन अपॉन क्यू की पावर दिए लेना है, और जब एक्स इरेशनल होगा तब आपको साइन एक्स क्यूब साइन एक्स लेना है। ओके सर। बाकी ये मैंने कल, है ना, 27 कल डिस्कस किया था, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए ऐप पे। और अगला क्या है आपका, 29। 26 27 29 30। सो 29, सो 29 में क्या है, एम बी द कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। एक तो रियल सारे एंट्री है, और सिमेट्रिक भी है, पॉजिटिव डेफिनेट भी है। तो एक तो रियल एंट्री सारे हैं, सिमेट्रिक होने का मतलब ऑल आइगन वैल्यू रियल होगा, पॉजिटिव डेफिनेट होने का मतलब ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगी, ये है। एंड इस एक सेट एस है ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे ए की पावर 50 माइनस 1/4 ए की पावर 48 जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, जहाँ, है ना। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस मतलब हाउ मेनी मैट्रिसेस आर देयर दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और वो किस टाइप का हो, 3x3 रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसका मतलब है सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, तो अगर मैं इसको हर मैट्रिक्स, है ना, तो यहाँ होगा 50 ना, लैम्डा की पावर 50, लैम्डा की पावर 48/4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की पावर 48 अगर कॉमन ले ले तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/4 इज 0। तो यहाँ से ये समझ आएगा कि लैम्डा या तो 0 है
लैम्डा या तो -1/2 है, लैम्डा या तो 1/2 है। तो इससे एक चीज़ ये समझ आया, इसने कहा है कि पॉजिटिव डेफिनेट है, तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल चॉइस है नहीं। तो इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स ए है उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 1/2 इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो इससे क्या समझ आया? तो इससे ये समझ आता, अगर इसको हम फैक्टराइज करें, ये जो है ना, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो ऑर्डर 3 का होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल मैक्सिमम ऑर्डर 3 का हो सकता है। और ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, जो मैं लिखा था ना, लैम्डा की पावर 50 माइनस लैम्डा की पावर 48/4 है ना, इसको बोलते हैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता हो। तो इसको अगर हम अभी फैक्टर कर रहे थे कि लैम्डा की पावर 48, लैम्डा -1/2, लैम्डा +1/2, है ना, ये इक्वेशन है, ये इक्वल टू 0 है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, तो कहने का मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा, है ना, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, कौन सा? 1/2, जिससे आंसर आ रहा है, तो लैम्डा -1/2। तो इसका मतलब है कि ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक, अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी 3x3 मैट्रिक्स है जो रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा? कोई बता पाएंगे? 3x3 रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स विच हैज दिस एज अ मिनिमल पॉलिनोमियल। और ये कैसे लिखा है मैंने? इसकी वजह से, क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटीज नहीं है। कोई बताओ जिनको समझ आ रहा है, व्हाट इज दैट मैट्रिक्स? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज दैट ए, कैन यू सर राइट? डायगोनल में 1/2 बाकी जगह 0। जी, तो ये 1/2, मतलब ये हो गया सही। I/2, है ना, 1/2 I, यही कह रहे हैं ना, 1/2 I। जी, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल हर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। तो इससे ये समझ आता है कि a -I/2 हैज टू बी 0, तो a इज I/2 बिकॉज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल इज लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाई। तो a -I/2 0, तो a इज I/2। तो सिर्फ एक ही ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट होगी। देयर इज जस्ट वन मैट्रिक्स विच इज I/2। अच्छा सर, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि लेमडा की वैल्यू एक पॉजिटिव आया तो यहाँ से एक मैट्रिक्स होगा, जो एक आपने पोस्ट, एनिमेटिंग पॉलिनोमियल से निकाला है। हाँ उसकी वजह यह है क्योंकि एक 1/2, एक आइगन वैल्यू 1/2 आया है, सही है, तो हम्म, एक ही आइगन वैल्यू 1/2 है ना, मतलब कहना मतलब कि विदाउट मल्टीप्लिसिटी देयर इज ओनली वन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जो कि 1/2 है। तो मतलब वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने आगे जाके पर्टिकुलर मैट्रिक्स निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि आइगन वैल्यू कितना है, ये पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, और एस में क्या एलिमेंट है? मैट्रिक्स। तो ऐसा कितना मैट्रिक्स है? सो फर्दर हमें आगे देखना पड़ेगा कि कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। हो सकता था कि दो अलग अलग मैट्रिक्स बनता जिसकी आइगन वैल्यू, जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर ये हो जाता मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर यहाँ स्क्वायर होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ स्क्वायर आ जाता, तो यहाँ पे मुझे और मैट्रिक्स मिलते, ये भी होता है एक एग्जांपल, और भी बनता, डायगोनल के नीचे 1 ले लो आप, तब भी, तो मतलब तब आंसर मोर देन 1 हो सकता है। यहाँ पे एक ही आइगन वैल्यू मिल रहा है, लेकिन अगर मिनिमल पॉलिनोमियल इस टाइप का बनता तो उस केस में आपका आंसर 2 3 भी हो सकता है 1 के अलावा। मतलब ऐसे डिफरेंट मैट्रिसेस मुझे मिल जाएंगे जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा। तो ऐसा डायरेक्टली बोलना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, मतलब वो अलग बात है, यहाँ पे सही हो जाएगा, बट इन जनरल हर जगह ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। सपोज सर ये जो लेमडा -1/2 आपने लिया था, हाँ, स्क्वायर हो जाए तो कितना मैट्रिक्स बन पाएगा? बताइए, वो आपने पढ़ा होगा वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, बनाइए। अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो क्या कहता है जॉर्डन ब्लॉक कि मैक्सिमम ब्लॉक साइज 2 होगी, यही ना? तो हो। तो बनाइए, मतलब एक
एटलीस्ट वन ब्लॉक विच साइज क्या, मैक्सिमम साइज ऑफ अ ब्लॉक इज 2, मैक्सिमम साइज ऑफ अ ब्लॉक इज 2। क्या क्या बना सकते हैं, जॉर्डन ब्लॉक बनाइए, हाफ हाफ हाफ। तो जॉर्डन ब्लॉक में क्या होता है, एक एक ये ब्लॉक बना सकते हैं आप, है ना, बाकी जीरो कर लीजिए, और ये सिंगल हो गया, ये हो सकता है ना, मैक्सिमम ब्लॉक साइज हाफ होगा। और है ना 3x3 का नहीं, एक सिंगल सिंगल ही बना सकते थे आप, लेकिन 2 तो लेना पड़ेगा ना, मैक्सिमम ब्लॉक साइज तो हाफ है ना। एक ये है, एक ये बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स अलग अलग बनेगी मुझे लगता है ना। कितने बनेंगे बताइए। जैसे वो अगर वन साइज का अगर ले ले, तब हम्म एक तो अलग बन जाएगा, एक मैट्रिक्स ए हो गया। अगर हम्म 2 साइज का एक ले ले, आई थिंक 3 बनेगा क्या? 3 बन जाएगा ना, उस केस में 2 1 फिर 1 2 1 1 1। लेकिन दो तो ऐसे मिल जाएगा मुझे लगता है ना, एक तो यहाँ पे 2x2 का ब्लॉक ले, फिर यहाँ 1 का ले ले, फिर एक में यहाँ और 1 ऐसे फिर ले। नीचे ले ले, हाँ, ऐसे नीचे ले ले, फिर एक एक साइज का भी तो ले सकते हैं ना। 1 1 1 का इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो उस केस में उसका मिनिमल पॉलिनॉमियल तो ये बन जाएगा, ये नहीं रहेगा। हम्म, अगर 1 1 1 ब्लॉक तीनों ले लेते हैं तो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक ये पावर ये कहता है कि एटलीस्ट वन ब्लॉक जो है उसकी साइज 2 है, एंड ब्लॉक साइज 2 तो है ही, साथ में जो मैक्सिमम साइज है वो 2 है। मतलब लार्जेस्ट ऑर्डर का जो जॉर्डन ब्लॉक है उसका साइज 2 होगा, ऑर्डर 2 होगा, ये है। तो 2 ऑर्डर का कम से कम एक ब्लॉक तो लेना पड़ेगा हमें, अगर यहाँ पावर 2 है तो उस केस में 2 मिलेगा हमें, फिर 2 ही मिलेगा ना, नहीं तो 1 1 1 लेंगे तो ये वाला आ जाएगा फिर मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मुझे लगता है कि अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल ले, जैसे आप कह रहे थे ना, मतलब अगर स्क्वायर होता तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है मिनिमल पॉल जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल ये है वो भी तो उसको सेटिस्फाई करेगी, और जिसका ये होगा अगर स्क्वायर होता था ये भी आंसर होता। तो उस केस में 3 हो सकता था, है ना, अगर ये होता कि वहां पे ऐसा बनता, ये लैम्बडा की पावर 48 एग्जाम्पल के लिए, लैम्डा माइनस हाफ स्क्वायर और लैम्डा प्लस हाफ, तो अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हो सकता है ना कि मिनिमल पॉलिनोमियल ये भी हो, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस और दिस, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 मैट्रिक्स मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग 1 मिलेगा, टोटल 3 होता आंसर फिर, ये है। क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन फेवरेबल चॉइस ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल दैट डिवाइड्स दिस। ओके। ये हमने कल डिस्कस किया था, तो आप है ना, अगर ये आउट होगा तो ये आप देख सकते हैं, कल के क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, तो वहां जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। 46 जो है, ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो क्लास 12th के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे है, जो आप जानते होंगे कि किसी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, फिर 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके बाकी कॉलम्स आइडेंटिकल है और दोनों के फर्स्ट कॉलम अगर डिफरेंट है तो उसको डिटर्मिनेंट ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देते हैं, बाकी एज इट इज रहता है। तो उस प्रॉपर्टीज पे है ये, जो क्लास 12th में है। बताइए इसमें कहाँ डाउट है। द थिंग इज, पहला तो बच्चा क्वेश्चन देख के ही छोड़ देता है, उसको लगता है क्या लिखा हुआ है समझ ही नहीं आता, लेकिन केयरफुली ट्राई करोगे तो बहुत ईजी है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, सी एक मैट्रिक्स है, और 4x4 मैट्रिक्स है, ये सब 4x1 का कॉलम वेक्टर है। डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट भी, अगर आपको मैं समझाऊं कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो है ए वैक्टर u1 वैक्टर u2 वैक्टर u3 वैक्टर, डिटर्मिनेंट बी है बी वैक्टर u1 वैक्टर u2 वैक्टर u3 वैक्टर। और अगर आपसे मैं पूछ लूं कि डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी ये किसके इक्वल होगा, तो अगर आपको प्रॉपर्टी आती है, ठीक से नहीं आती है तो सीखिए, ये चीज़ें हैं, है ना, मुझे आती है क्योंकि मैंने सीखा है, तो आप ही सीख सकते हैं, उसमें क्या है। तो क्लास 11 12th का बुक उठाओ या कोई भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का बुक उठाओ, पढ़ लो, तो सिंपली इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी। तो मैंने जैसे भी कहा कि इसके 3 कॉलम कॉमन हैं,
इसका फर्स्ट कॉलम अलग है, इसका अलग है, तो ऐड हो जाएगा ये। तो ए डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बाकी एज इट इज u1 u2 u3, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया। और आप ध्यान से देखोगे तो जो सी डिटर्मिनेंट है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसके जैसा ही है। डिफरेंस क्या है, कॉलम इंटरचेंज है। तो इसको इंटरचेंज कर करके सी तक लाओ। तो अगर मैं सी बनाना चाहूँ डिटर्मिनेंट सपोज, तो होगा क्या, तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, u1 u2 u3 यहाँ है, वहाँ पे पहले u2 है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको इंटरचेंज करते हैं, ठीक। तो एक इंटरचेंज करने से क्या होगा, एक माइनस बाहर आएगा, when two columns are interchanged determinant साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो ये यहाँ आ जाएगा u2, ये यहाँ आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, u1 कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो चलो कर देता हूँ, एक माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ u2 आ गया, यहाँ u1 आ गया, यहाँ a प्लस बी आ गया, यहाँ u3 आ गया। अब क्या करना है, मुझे सी जैसा बनाना है, मैं सी जैसा इसको बनाना चाह रहा हूँ। तो u2 तो अपने जगह पे आ गया, अब u3 को लाना है। तो u3 को लाना था, तो काम करते हैं यहाँ भी एक और इंटरचेंज कर देते हैं फिर। तो u3 अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर लो तो डबल माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ u3 आ जाना, यहाँ u1 पहुँच जाएगा। दो इंटरचेंज हुआ वहाँ पे, ठीक है। एक इंटरचेंज ये हुआ, एक इंटरचेंज ये हुआ। तो u3 यहाँ आ गया, u1 वहाँ पहुँच गया, u2 यहाँ आ गया, ये दो इंटरचेंज प्लस हो गया। लेकिन उसके जैसा चाहिए मुझे, तो अब क्या पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। ओह एक मिनट, तो u2 अपने जगह पे है, हाँ u3 अपने जगह पे है। अब इसको तो एक बार इसको इंटरचेंज कर लो, तो एक माइनस बाहर आएगा, तो माइनस u2 अपने जगह पे है, u3 अपने जगह पे है, यहाँ u1 आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इंटरचेंज करके सी का डिटर्मिनेंट जैसा बना दिया। तो ये आ गया माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट सी, क्योंकि ये सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। तो हमने क्या दिखाया, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट सी। चेक कीजिए बाकी लोग। और हमें क्या है, डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, डिटर्मिनेंट बी दे रखा है, ठीक है। अभी ठीक है। यस सर। हाँ, अब एक और चीज रह गया यहाँ पे, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये अलग चीज है। ए प्लस बी की डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब कि ए बी मैट्रिक्स को ऐड करो फिर डिटर्मिनेंट लो। तो अगर मैं यहाँ पे, आपको याद हो, डिटर्मिनेंट ए बी को ऐड किया था, अगर मैं ए बी मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो ये कुछ ऐसी बनेगी मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, ईच एलिमेंट विल बी एडेड टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, या ईच कॉलम विल बी एडेड टू करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो ए प्लस बी यहाँ आएगा, फिर अगला u1 और u1 ऐड होकर 2u1 बनाएगा, u2 ऐड होकर 2u2 बनाएगा, u3 ऐड होकर 2u3 बनाएगा। और आपको पता होगा जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो ऐसा कुछ होगा, a प्लस बी 2u1 2u2 2 को बाहर निकालते हैं। डिटर्मिनेंट में किसी एक कॉलम से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 2 बाहर निकल के आएगा, ये 2 बाहर निकल के, ये 2 बाहर निकल के आएगा, तो बाहर आ जाएगा 8। a प्लस बी u1 u2 u3, और ये वही है जो हमें यहाँ पर लाए थे, इज इट, या ये सेम ही है ना। तो इसकी वैल्यू तो हमने अभी खोला है, तो इसकी वैल्यू निकाल के हमने माइनस सी तक ले गया। तो ये माइनस सी ही तो है डिटर्मिनेंट, है ना। कहने का मतलब ये डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी है ये। तो 8 टाइम ये जो बना है ये डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी ही तो था। सो मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट ए 8 प्लस 2 6 प्लस 2 8 हो गया, तो 8 8 जा 64। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 64 आ गया। और ये तो कितना है, 8 प्लस 6 प्लस 2 8 है, तो 8 इज इक्वल टू माइनस सी। मतलब अभी इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 8 ना, ये 8 है, और यही वाली चीज किसके इक्वल है, माइनस सी। तो माइनस सी प्लस 8 के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट सी। तो डिटर्मिनेंट सी इज माइनस 8। तो यहाँ से मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। एक चाहिए था ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जो कि 64 है, एक चाहिए मुझे सी का डिटर्मिनेंट जो माइनस 8 है। तो आंसर इज 64 माइनस ऑफ माइनस 8। तो मतलब 64 प्लस 8 72। चेक कर लीजिए। यस सर, यही आ रहा है। किसी को डाउट है तो पूछिए, बेसिक 11 12 वाला कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मेरा एक डाउट ये है इसमें, जैसे जैसे आपने डिटर्मिनेंट को जब ऐड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जी आपने ए प्लस बी लिखा, बाकी जगह u1 u2 u3 एज इट इज लिख दिया। जी मतलब जो कॉमन रहेगा वो एज इट इज क्यों ऐसे ही रहेगा। जी। तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू ऐड डिटर्मिनेंट, हाउ टू ऐड मैट्रिक्स। सपोज दो अगर कॉमन रहता तो बाकी ऐड हो जाता और दो एज इट इज रह जाता। नहीं ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक कॉलम के लिए ऐसा होता है। अच्छा। ये सब 11 12 का बुक पढ़िए, ठीक समझ आ जाएगा।
यहाँ कुछ ले लो आप समथिंग, A1 B1 C1 कर देता हूँ, यहाँ A2 B2 C2, यहाँ A1 B1 C1 है। तो बैठ के ये सब मतलब बेसिक सिर्फ एक कॉलम के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि सब में ऐसा होगा। तो एक तो होता है समझना A+B मैट्रिक्स, तो ये A+B मैट्रिक्स का सम है, जहाँ होगा A1 + A2 2P 2X या 2P 2Q 2R 2X 2Y 2Z। और एक समझना होता है डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B। तो डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। तो अब इसमें होता है कि कोई एक कॉलम है ना, बाकी कॉलम कॉमन है, तो बस फर्स्ट कॉलम ऐड होगा। और उसका सिंपल प्रॉपर्टीज, आप चाहो तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका निकालो, ऐड करो, वही आएगा जो मैं अब लिख रहा हूं, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो यहां कह रहा हूं A1 + A2 B1, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इज लाइक अ थ्योरम, जो कि मुझे याद है, नहीं याद आपको फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करो, अगर इसका आंसर 10 आया, फॉर एग्जांपल इसका आंसर 3 आएगा, इसका 7 आएगा, जब इसको खोलोगे तो इसका आंसर 10 आएगा। ये है, ये प्रॉपर्टी कहती है। ओके सर। है ना, वहां जो मैंने यूज किया है पिछले क्वेश्चन में अप्रोच, कि अगर A+B मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूं इसका, तो ये 2 बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट लेने के बाद बाहर आएगा, ऐसे नहीं मैट्रिक्स में निकाल देंगे, ये बाहर आएगा तो 2 2 4, ठीक है, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से ना, तो मैंने 8 क्यों लिया था, वो सही था ना? 3 यस जगह था सर। ना, दो अच्छा, दो वहां दो पे दो 4 कॉलम थे इसीलिए, ठीक है। तो ये 4 और बाकी ऐसे ही रहेगा। तो डिटर्मिनेंट जब लेंगे, डिटर्मिनेंट में एक कॉलम से कॉमन आता, मैट्रिक्स में नहीं। A1 + A2 B1 + B2 C1 + C2, यहाँ PQR और यहाँ XYZ, इस तरह से। तो ये आपका, तो दोनों अलग है, डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B, ये आंसर आएगा, और A+B का डिटर्मिनेंट ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी समझ आया कि ये 4 टाइम डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B आ गया, है ना। वहाँ 8, क्योंकि ये 2 स्क्वायर हो गया, वहाँ 2 की पावर क्यूब हुआ था, क्योंकि वो 4x4 की मैट्रिक्स थी, यहाँ 3x3 लिया हूँ, इसलिए यहाँ 2 का स्क्वायर बना है। तो डिटर्मिनेंट A+B, तो इनडायरेक्टली 3x3 में एक थ्योरम हमने बना दिया, है ना। तो एक चीज़ ये समझ आया मुझे, अगर n×n मैट्रिक्स लेता, तो यहाँ से एक रिजल्ट ये समझ आ गया कि ये हमेशा 2n-1 डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B होगा। ये एक थ्योरम हमने कंस्ट्रक्ट किया जब AB कोई n×n की मैट्रिक्स है। तो ये ऑब्जर्वेशन से मुझे ये समझ आया कि ऐसा होगा। लेकिन इस वाले केस में इट्स नॉट लाइक ऑलवेज, जब ऐसा होगा मतलब एक कॉलम डिफरेंट है, बाकी कॉलम सेम है, जो वहाँ भी ऐसे ही था, तो ऐसा बनेगा, है ना। जब मैं n×n की मैट्रिक्स लूँ, जहाँ पे AB दोनों n×n की मैट्रिक्स है, A का फर्स्ट कॉलम और B का फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है, बाकी सारे कॉलम्स कॉमन है AB में, तो ये रिजल्ट होगा, है ना। वहाँ 8 आया था बिकॉज 4x4 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे 4 आया बिकॉज यहाँ 3x3 का मैंने लिया है, इस तरह से है। लेकिन ये तब होगा जब फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है, बाकी सेम है, तब जाके। ठीक है जी। तो अभी 2021 हो गया, 21 का डिस्कशन पिछले 3 क्लास से चल रहा है ना, आज कल उसके पहले परसों तीनों हमने यही डिस्कस किया था। सर एक ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा, देख लीजिए। पेपर में कोई डाउट है 21 22 23 24 में? नहीं सर, वो 19 का क्वेश्चन है। हाँ, तो बस 19 का एक ओपन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, उससे बाकी लोग भी देख एक पाएंगे ही ना। क्वेश्चन बता बाद में दीजिए। 24 का जो लोग रिकॉर्डेड, 24 का एक 27, 24 का 27, चलिए अच्छा 19 का। जो रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड भी तो लोगों को देखना है, तो वैसे वैसे डाउट क्लास में पूछिए, डाउट सिर्फ है तो। मान लो जो बच्चे लाइव नहीं कर अभी रहे हैं वो रिकॉर्डेड, अभी हाँ। तो सर 20 का भी करना होगा ना, 20 का। हाँ 20 19 जो भी डाउट है। 24 में क्या डाउट है? मतलब पूछना क्या, गेट 24 में किनका डाउट है, क्या पूछना है गेट वाले में, कौन सा क्वेश्चन? 27 सर। ये क्या, ये तो सॉल्यूशन अपलोडेड है, अच्छा। अच्छा, सॉल्यूशन भी इसमें है, अच्छा कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, रिटर्न सॉल्यूशन भी है इसमें। सो अच्छा, वो उसने ऐड कर दिए हैं, ठीक है।
ओपन हो जाए खाली। बताइए। मतलब क्या डाउट है इसमें? 27। 7, अच्छा। ये है, बताइए। 27। अरे अच्छा सॉरी 23 का है, सॉरी। 20, अच्छा 2023 का है। ओके। जी। बताइए। क्या डाउट है इसमें, बताइए क्या पूछना है। सर क्वेश्चन ही नहीं हमको सही से समझ पा रहे। तो क्वेश्चन पढ़िए, इंग्लिश तो आती होगी, पढ़िए 4 बार, पढ़िए ढंग से, रीड करो 4 बार खुद से। तो बेसिक इंग्लिश है ना, अब इंग्लिश को समझना। इंग्लिश तो ठीक है लेकिन क्वेश्चन जैसे क्या कह x1 रहे हैं। x2 xn जो है IID है, ठीक है। तो आपके पास एक सैंपल है, जो है ना रैंडम सैंपल है, जिसका PDF f है, कॉमन PDF, और मीडियन थीटा है, तो मतलब मीडियन थीटा दे रखा है, तो मतलब थीटा के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एंड मतलब मीडियन थीटा है यहाँ पे, और ये कॉन्टिन्यूअस है तो मीन भी थीटा ही होगा, ठीक है। सो वी वांट टू टेस्ट H0, तो H0 में थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर है, मान लो थीटा नॉट 0 है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे टेस्ट करना है कि थीटा इज 0 वर्सेस थीटा इज मोर देन 0, थीटा नॉट मान लो 0 है समझने के लिए, तो वैसा टेस्ट है। कंसिडर टेस्ट दैट रिजेक्ट H0 इफ S मोर देन C, तो S यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जैसे T जनरली मैं यूज करता हूँ क्लास में, तो यहाँ S एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है। क्या S कह रहा है? S है वो मोर देन C इज डिपेंडिंग ऑन साइज, C को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, S इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, C इज द क्रिटिकल पॉइंट। सो वेयर S इज द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो S है कार्डिनलिटी ऑफ सेट I सच दैट xi मोर देन 0, तो S रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आउट ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स, हमारे पास टोटल n रैंडम वेरिएबल है, तो ये जो S है नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट इज मोर देन थीटा नॉट, तो अंडर H0 थीटा नॉट मीडियन है, अंडर H0 थीटा नॉट मीडियन है मेरा, ठीक है। ये अंडर H0 की बात कर रहा ना, मैं पहले अंडर H0 की बात करूंगा। सो थीटा नॉट मीडियन है अंडर H0। एस काउंट कर रहा है कितने रैंडम वेरिएबल है n में से जिसकी वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू थीटा नॉट से ज्यादा है, तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो किसी भी रैंडम वेरिएबल थीटा नॉट से ज्यादा होगी या कम होगी, मतलब एक में मान लो मोर देन थीटा नॉट, एक है लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ या तो x की वैल्यू, किसी भी xi की वैल्यू थीटा नॉट से ज्यादा होगी, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि xi की वैल्यू थीटा नॉट से, यही पॉसिबिलिटी है। अब मैं पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी और क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, आप बताइए मुझे। अंडर H0, मैं अंडर हाफ। H0 बात कर रहा हूँ।
तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कोई रैंडम वेरिएबल अंडर एच नॉट थीटा नॉट ज्यादा होगा या लेस इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये है सक्सेस। अभी के लिए आप ये समझो, ये है सक्सेस। सो नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स क्या फॉलो करता है? बाइनोमियल। तो एस क्या है? एस है नंबर ऑफ सक्सेसेस। सक्सेस क्या डिफाइन कर रहा हूं? एक्स आई मोर देन थीटा नॉट। तो अंडर एच नॉट एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल एन कॉमा हाफ। ये है। तो पहला ऑप्शन बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? सर एस एस इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ये हमको कैसे पता है या नहीं है? in number of random variables. एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ईच ट्रायल में बी सक्सेस और फेलियर। एन नंबर ऑफ ट्रायल, हर रैंडम वेरिएबल को हम चेक करेंगे ना, तो या तो वो ज्यादा होगा या कम होगा। क्वाइन है, हम 10 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो हम ये थोड़ी करें 10 पे हेड ही आएगा, हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ क्वाइन दैट रिजल्ट हेड। तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? अगर मैं एन क्वाइन को टॉस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं मेरा एस है नंबर ऑफ क्वाइन दैट रिजल्ट्स हेड। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं एन के एन क्वाइन हेड दे रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं। सर ठीक है, गॉट इट। सो यहां है कि या तो थीटा नॉट से ज्यादा होगा या कम होगा। तो हेड है मान लो ज्यादा वाला, टेल है कम वाला, ये चीजें हैं। एस काउंट कर रहा है कितने हैं, एन में से एन ट्रायल्स हैं, ईच रैंडम वेरिएबल मतलब एक एक ट्रायल हो गया, देयर आर एन ट्रायल्स एंड एस इज द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज मोर देन थीटा नॉट। तो ये हो गया। तो इसमें कहीं एफ का काम नहीं है, इस एफ का कहीं भी काम नहीं है। तो बोल रहा है अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डिपेंड्स ऑन एफ, गलत कह रहा है ये। ऐसे ही बाकी। कैसे सर? हम्म हम्म ये फर्स्ट ऑप्शन कैसे गलत हुआ? इसमें कहीं एफ का काम है? आपको लगता है एफ की जरूरत पड़ेगी इसमें? एस के डिस्ट्रीब्यूशन में एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल है। एन कॉमा हाफ है, इसमें कहीं एफ आ रहा है? पीडीएफ का कहीं जरूरत है? मैं पढ़ा है जो डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हुए हमने कहीं पीडीएफ को यूज किया है? या पीडीएफ पे नहीं। डिपेंड कर रहा है? पीडीएफ कुछ भी हो, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन एस का कॉमन ही रहेगा, ये है। हम्म, तो एफ इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं डालेगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली। यस सर। वैसे ही है, कह रहा है अंडर एच वन। अब ध्यान रखना, अंडर एच वन मीडियन आपको नहीं पता है क्या है। एच नॉट में मीडियन पता है, थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर है, जैसे मैंने कहा जीरो मान लीजिए, तो जीरो है। एच वन में आपको नहीं पता मीडियन क्या, बस ये बता रखा है मीडियन थीटा नॉट से ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल थीटा नॉट जीरो है तो मीडियन जीरो से ज्यादा है, क्या है पता नहीं है, तो वो यहाँ मीडियन वेरिएबल है। एच नॉट में मीडियन फिक्स था, कॉन्स्टेंट था, एच वन में मीडियन वेरिएबल है, वो थीटा है, तो मतलब वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एफ, कह रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन एफ। ये डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि ये जो मीडियन है ये पीडीएफ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ मीडियन फिक्स नहीं है ना, यहाँ मीडियन फिक्स था, यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मीडियन थीटा है, और मीडियन कहाँ से निकलेगा? पीडीएफ से। सीडीएफ को हाफ रखते हैं कॉन्टिन्यूस, सीडीएफ कहाँ से आता है? पीडीएफ से। तो यहाँ पे जो मीडियन है ना वो डिपेंड करेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन पे। उस केस में आप ये नहीं कह सकते अंडर एच वन के एस, ये जो एस निकाला था ना ये अंडर एच नॉट हम बात कर रहे थे, है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बात किया अंडर एच नॉट, जब हमने ये फिक्स किया था कि थीटा नॉट मीडियन है, तो हाफ हाफ दोनों साइड हाफ प्रोबेबिलिटी थी, तो वैसा था। अभी दिक्कत ये है कि यहाँ थीटा फिक्स नहीं है, मीडियन क्या है, तो वैसा नहीं कह सकते हाफ हाफ होगा अब, क्योंकि वो मीडियन फिक्स है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी वेरी करेगी, तो वो डिपेंड करेगा। तो ये कह रहा है डज नॉट डिपेंड, तो ये गलत कह रहा है फिर, क्योंकि यहां पे आप ये नहीं कह सकते इस बाइनोमियल अंडर एच वन। पावर फंक्शन का डेफिनेशन लिखिए। पावर वही पावर हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, ये है। तो ये पावर फंक्शन एक्चुअली रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। अब फिर से यहां मीडियन फिक्स तो है नहीं, तो मीडियन जब फिक्स नहीं है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा थीटा पे, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन ऑफ थीटा आएगा ये, क्योंकि मीडियन फिक्स नहीं, मीडियन थीटा है एक्चुअली, मीडियन तो वो अननोन है, तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा, तो ये सही कह रहा है। एंड कह रहा है पावर फंक्शन डज नॉट डिपेंड, तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट, तो ये ट्रू है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। बाकी लोग देख लीजिए, कुछ अगर क्वेरी है पूछिए, बाकी किसी को कुछ पूछना हो।
मतलब बहुत बार ट्राई करने में ना समझ आता है। पिछले साल मुझे भी इस क्वेश्चन में दिक्कत था। अगर पिछले साल के आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो उसमें मुझे भी समझ नहीं आया। आप देखेंगे अगर रिकॉर्डेड सॉल्यूशन इसका तो वैसा है, लेकिन अभी जैसे मैं इस साल ट्राई किया तो हो गया, ऐसे ही हो गया। तो मतलब वो तो बार बार ट्राई करने पे होता है तो हो जाता है, ये चीज़ है। तो 2019 पेपर ओपन कर लीजिए। हाँ ये ठीक है जी। 22 में 23 में और किसी को डाउट है जिन लोगों ने ट्राई किया हो 2023 के पेपर में? नहीं सर, हो गया सर। 19। हम्म। हाँ बताओ जी, 19 में जो भी डाउट बताइए। तो 26 नंबर। अरे बस। थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड है ना, तो इसमें जो है क्या करना होगा, जस्ट कैलकुलेशन थोड़े करने होंगे, है ना। यही है कि ए एन आपके पास है -1 की पावर n+1 अपॉन n फैक्टोरियल, और बी एन है दिस। तो दो तीन अप्रोच है। एक अप्रोच है कि हम हर ऑप्शन का सीरीज एक्सपेंशन लिखें, उससे मैच करें, नहीं है ना। दूसरा तरीका है कि उसको हम एक्सपैंड करें। हार्ड हो जा रहा है हम्म। सर, ऑप्शन तो हो जा रहा है कि मतलब सी ही आएगा। हाँ क्योंकि है ना, मतलब हम ऐसा करें कि उसको रख के पुट कर ले और हर ऑप्शन को एक्सपेंशन, जैसे मान ले ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन तो हम जानते ही हैं, तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख दे और सिंप्लीफाई कर ले, तो उससे इजीली आ जाएगा ऑप्शन से। और दूसरा तरीका है कि हम इसको ओपन करें, तो फिर इससे यहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ है ना। क्योंकि यहाँ पे जो सर है, हाँ। हम्म। तो सेकंड वाली सीरीज में अगर केवल x की पावर n को एक्सपेंड करें तो फिर केवल c ऑप्शन आ रहा है, मतलब अच्छा। नीचे 1 - x केवल आएगा इसमें। ओके। हम्म। तो इससे सी ऑप्शन में ही आएगा। तो इससे हाँ तो डिस्कार्ड होगा, लेकिन कोई और अप्रोच अगर हो तो वो बता दीजिए। अप्रोच वही है कि हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो इसको जब खोलेंगे बी एन रखेंगे, तो बी एन है समेसन ए आई। तो बी एन की जगह बी एन क्या है, A0 + A1 + A2 + A3 अप टू ए एन, है ना। तो बी एन है A0 + A1 + A2 अप टू एन। तो यहाँ रखना पड़ेगा A0 से लेके ए एन तक का सम है बी एन। एंड ए एन क्या है, -1 की पावर n+1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो पार्ट वाइज ओपन करना पड़ेगा ना, इसमें ऐसा हो जाएगा। हाँ मतलब सिमिलर टर्म्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। ओपन करके देखना पड़ेगा, इसको पुट करके देखना पड़ेगा। जैसे पुट करेंगे यहाँ, तो फिर उसको एक एक टर्म को एक्सपैंड करके फिर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स बाहर कर लें फिर उससे करें हम, तब हो सकता है कुछ। मुझे तो ऑप्शन ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 1/1 - x का एक्सपेंशन ईजी है, फिर ई की पावर एक्स का ईजी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर ऑप्शन जैसे आपने किया ही है ऐसे, तो सो जैसे मुझे लगता है कि जैसे 1/1 - x है, मतलब 1 - x की पावर -1, तो 1 + x + x² + x³ है। और एक ई की पावर -x है, तो ये तो आप जानते ही हैं, है ना। 1 - x + x² 2 -x³ 3 फैक्टोरियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जहाँ पे, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को, और कुछ टर्म हम वहाँ से निकाल लेंगे उसका, इनिशियली कुछ टर्म इसका निकाल लेंगे, फिर उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हर ऑप्शन में करना पड़ेगा। इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ, एक ऑप्शन के लिए यही चीज़ हमें हर ऑप्शन में करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हर ऑप्शन में करना पड़ेगा, ऑप्शन वाइज करेंगे तो। क्योंकि ई की पावर एक्स और -x हर ऑप्शन में ना, ई की पावर -x ही हर ऑप्शन में, बाकी 1/1 + x² इस तरह से है। एंड दूसरा तरीका से स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर जाएंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में यहाँ पे हमें दे रखा है ए एन है -1 की पावर n+1 अपॉन n फैक्टोरियल, बी एन है इसका समेसन, तो ये ए के फ्रॉम आई थिंक 0 to n है, ये है। तो
k0 to n है a k b n, और फिर हमें सीरीज एक्सपेंशन इसका निकालना है बी एन एक्स की पावर n का। तो इसको जब आप खोलेंगे ना, जैसे बी नॉट एन यहाँ 0 से इन्फिनिटी आई थिंक है ना, सो 0 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर बी थ्री एक्स क्यूब, इस तरह से है। अब पुट कीजिए बी नॉट क्या है ना, तो यहाँ से बी एन जो है एक्चुअली ए नॉट ए वन ए टू एन अप टू ए एन तक है, इस तरह से है। तो जैसे बी नॉट जो होगा वो जस्ट ए नॉट के इक्वल होगा, और ए नॉट क्या होगा है ना, एन को ज़ीरो रखना है तो -1 हो जाएगा आई थिंक है ना। फिर ऐसे ही बी वन यूज़ करेंगे तो ए नॉट प्लस ए वन, तो -1, और एन को 1 रखेंगे तो +1 आई थिंक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो b1 0 आ जाएगा एंड सो वन। तो हमें बस ये देखना है कि तो बी नॉट यहाँ -1 आ गया, a1 तो 0 हो गया, तो x तो गायब हो जाएगा, x वाला टर्म आएगा ही नहीं ना। फिर b2 जब आप निकालेंगे तो b2 में क्या आएगा, a नॉट प्लस a1 तो 0 हो चुका है, a2 तो a नॉट a1 तो सम 0 हो गया, a2 निकालेंगे तो 2 रखेंगे वहाँ पे, तो फिर से -1/2 फैक्टोरियल, तो ये तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा एंड सो ऑन। अब ये देखना पड़ेगा किसके, ऐसे ऐसे एक्सपैंड करना मुझे लगता है मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अब पहचानना ये किसका सीरीज आएगा ऐसे तो नहीं बना पाएंगे, या तो वहीं पे हम ब्रेक करें उसको। तो इसको मैंने ऐसे किया था कि जो आपने ये दूसरी वाली सीरीज लिखी है बी एन एक्स की पावर एन, इसमें हमने जो समेशन है वो केवल एक्स की पावर एन पे रन कराया था, तो ठीक है, उससे अपॉन में 1 - x बन रहा था केवल, तो वो ओके, केवल ऑप्शन सी में तो वैसे डिस्कार्ड कर दिया था। उस तरह से। तो यहाँ पे जैसे हम लिखें, अगर वो ऐसे लिखें, जैसे ये है ए के फ्रॉम 0 to n एक्स की पावर n n फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ये एक्चुअल सीरीज है ना, ये एक्चुअली इसके इक्वल है। यस सर। तो यहाँ पे हो क्या रहा, ऐसे खोले इसको हम, जैसे एक बार पहले हम n को 0 रखे तो 0 से 0, सो a नॉट, फिर हम n को 1 रखे तो a नॉट प्लस a1 x, फिर आएगा a नॉट प्लस a1 प्लस a2 x स्क्वायर। ठीक है, सो होगा जो आप कह रहे हैं, मैं ऐसे प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से क्या आएगा एंड दिस विल कंटिन्यू, ठीक है ना, यहाँ से आगे आएगा a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 एक्स क्यूब एंड दिस विल कंटिन्यू। अब एक चीज़ क्या है, सब में a नॉट कॉमन ले लो, तो जब आप a नॉट वाले टर्म बाहर करेंगे तो ऐसा बनेगा आपको a1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आप कह रहे थे वही आएगा। a1 इंटू एक्स अगर आप कॉमन ले लेंगे, a1 इंटू एक्स कॉमन लेंगे, तब बनेगा आपका वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। फिर आप a2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तब भी आपका यही बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर आप a3 इंटू एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, तब भी यही कॉमन आएगा। वो आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा होगा वहाँ से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एंड दैट विल कंटिन्यू। और इससे ये समझ आया कि सब में कॉमन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आप कह रहे थे ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ये किसका एक्सपेंशन है, ये 1/1 माइनस एक्स का, तो ये पूरे में कॉमन। अब बचा a नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये किसका एक्सपेंशन है, पुट कर देते हैं, तो ये मतलब ये प्रूफ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। एक तो ऑप्शन के थ्रू जाना था, एक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा है, ए के एक्स की पावर के, या बेटर है ए एन एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और ये ए एन क्या था हमारा, ये ए एन था -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल एक्स की पावर n। तो ये एक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, आप इसको देख के इजली पहचान पा रहे होंगे क्या है ये, पहचान पा रहे हैं आप लोग। सो तो इसमें -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एक्स की पावर n, एक -1 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, पावर n प्लस 1 है ना, बाहर कर लीजिए, तो बाहर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब जो बचा है
वो e की पावर माइनस एक्स है। तो ये फाइनली प्रूफ आ गया जो आप चाह रहे थे, ठीक है। सो दिस इज अ प्रूफ। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने एक्चुअली प्रॉपर सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। सो ये इतना ही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अगर प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे तो ये सॉल्यूशन है बस। पहले हम दूसरा अप्रोच लगा रहे थे, तो हमने यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट किया, बी एन, ये बी एन था, है ना। सो ये बी एन रख दिया एंड देन वी कंटिन्यूड। तो ये इसका प्रूफ है ऐसे। ठीक है, एक एक टर्म पहले, है ना, समेसन एन को 0 फिर एन को 1 2 रख के फिर एक एक टर्म को अलग कर लिया, फिर कॉमन निकाल दिया, सो ऑन से आ गया। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 2019 में और कोई डाउट बताइए। सर 32 एक बार थी। 32। तो चैट में ना, क्योंकि सिस्टम बहुत दूर है, चैट में रेयरली देखता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा चैट देखने के लिए। कौन सा था जी 19 में? 32 32 जी। 32 जो है 32 में आपको कह रहा है ये कि x नॉर्मल है विथ मीन थीटा वेरिएंस 1, और यहाँ थीटा रेस्ट्रिक्टेड है। थीटा जो है आपका रेस्ट्रिक्टेड है ना, 1 to 10 का इंटरवल है। सो पैरामीटर रेस्ट्रिक्टेड है कि 1 से 10 में क्लोज्ड में है। सो बताइए इसमें क्या डाउट लगता है आपको, कहाँ पे डाउट है? सर ए और डी तो फॉल्स होगा क्योंकि सिर्फ एक सफिशिएंट नहीं हो सकता। हाँ, बाकी बी और सी, आंसर आ रहा है सी, पर बी भी तो हो सकता है। हाँ, सिंगल आपको सैंपल पता है कौन सी? कि जो MLE है वो पैरामीटर स्पेस का ही होना चाहिए। तो वैसे अगर आप निकालेंगे प्रोसेस से तो MLE x आएगा। MLE क्या होता है? द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज द लाइक्लीहुड फंक्शन। तो आप क्या करेंगे आप, मतलब यहाँ सिंगल सैंपल साइज है तो PDF ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो PDF को लॉग लीजिए, डिफरेंशिएट करके 0 पुट कीजिए, तो आपको थीटा की वैल्यू x के इक्वल आएगी। इन जनरल x बार होता है, सैंपल साइज n में क्या होता है, x बार होता है ना। तो यहाँ आपका x आएगा, क्योंकि n को 1 रखेंगे तो x बार x के इक्वल आ जाएगा, तो MLE x होगा। बट क्वेश्चन इज x का बताइए सपोर्ट क्या है यहाँ पे, जो रैंडम वेरिएबल x है, नॉर्मल है, नॉर्मल का सपोर्ट क्या होता है, रेंज क्या होता है? पूरा रियल नंबर। लेकिन थीटा यहाँ कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 to 10। तो MLE हैज टू बी बिटवीन 1 and 10, बट x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो यहाँ पे जो MLE है एक्चुअली वो है। तो यहाँ पे जब आप ये कह रहे हो कि x है नॉर्मल थीटा कॉमा 1 और थीटा रेस्ट्रिक्टेड है 1 से 10 में, तो यहाँ जो MLE बनेगा वो x तभी होगा व्हेन यू आर श्योर दैट इट इज बिटवीन 1 and 10। अदरवाइज, तो अगर x लेस देन 1 हुआ ना तो 1 इज द MLE, अगर x मोर देन 10 हुआ ना तो 10 इज द MLE। ये MLE है, तो x इज नॉट द MLE एक्चुअली, बिकॉज MLE इसी इंटरवल से आएगा, इसके बाहर नहीं हो सकता। MLE इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। और थीटा का जो पैरामीटर स्पेस है, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम अपने डोमेन में ही हो सकता है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा फंक्शन के डोमेन का ही होगा। तो जो यहाँ MLE में फंक्शन है वो लाइक्लीहुड फंक्शन है, डोमेन ये है, तो MLE इसी डोमेन का होगा। बट x कैन अटेन एनी रियल वैल्यू, तो एनी रियल वैल्यू कैन नॉट बी MLE। MLE हैज टू बी बिटवीन 1 and 10, दैट्स व्हाई x इज नॉट MLE। और ये बी सी ऑप्शन कैसे वेरीफाई करें? हाँ, सी में क्या है, तो UMVUE यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस। तो UMVU होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो अनबायस्ड हो जाए, है? यस सर। कंप्लीट सफिशिएंट जो अनबायस्ड हो जाए। तो x यहाँ कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है और अनबायस्ड भी है, तो लेमन-सेफी थ्योरम कहता है UMVU है। सफिशिएंट कैसे, मतलब समेशन ऑफ xi होना चाहिए ना। तो यहाँ सैंपल साइज तो 1 है, तो बताइए समेशन ऑफ xi जब n 1 रखेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? x के। n तो 1 है ना, यहाँ पे आप x1 x2 xn का सम कर रहे हैं, n तो 1 है तो x1 ही आ गया, x आ गया, तो समेशन xi ही x है यहाँ पे, x बार ही x है यहाँ पे, बिकॉज n इज 1। सर क्वेश्चन 2021 पे के पेपर में क्वेश्चन 40 है। अभी वेट कीजिए, 21 अभी पिछले 3 क्लास से 21 ही चल रहा है।
तो 21 आज भी डिस्कस किया, शुरू में हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था। हाँ तो इसमें एरिया वाला क्वेश्चन है वो एक बार देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर बताइए। एक मिनट। 28। 28 तो ये है। सर इसको मतलब नॉर्मल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ग्राफ बना के। नॉर्मल में कन्वर्ट करके तब कर सकते हैं जब एन लार्ज होगा, एम एन लार्ज होगा। तो बट ग्राफ बना के तो कर सकते हैं ना, एम और एन का, जी जी जी, एम मतलब। एन फिक्स कर लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन बोला एम लेस देन एन है, तो एम को 4 एन को 6 रख लीजिए, एम को 4 एन को 8 रख लीजिए, ऐसा कुछ 3 4 रख के काई स्क्वायर 3 काई स्क्वायर 6 को कंपेयर कर लीजिए, ऐसे करके काई स्क्वायर का तो पीडीएफ। ग्राफ के अलावा तो इसमें कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं। नहीं सर, ये कह रहे हैं कि ग्राफ के अलावा क्या अप्रोच हो सकती है और, ग्राफ के जैसे अलावा ग्राफ। पीडीएफ निकालना तो अच्छा अप्रोच है नहीं, तो पीडीएफ है ना, क्योंकि वैसे इंटीग्रेट करके तो करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वैसे डिसाइड करना मुश्किल है। क्या सर कर ये सकते। तो डायरेक्टली थ्योरम है ना, मतलब हाँ एम वैसे अगर थ्योरम ही है, लेकिन वो हाँ मतलब वैसे तो थ्योरम ही है, लेकिन आप मतलब ये रिजल्ट है एक्चुअली, तो रिजल्ट को ऑप्शन बनाया है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो एम को फिक्स कीजिए, एन को फिक्स कीजिए, पीडीएफ का ग्राफ बनाइए, फिर उससे देख लेंगे। दूसरा अप्रोच है तो प्रूफ ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब जनरल क्वेश्चन है, ये कोई मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये एक जनरल रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट है तो या तो प्रूफ करिए, या फिर है ना बाकी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दीजिए एग्जाम्पल लेके, तो वैसे भी हो सकता है एम एन को फिक्स करके। तो मुझे लगता है वही तो करना पड़ेगा, मतलब मुझे तभी वही आता है, बाकी हो सकता है कोई दूसरा अप्रोच हो जो मुझे नहीं आता है ना, हो सकता है मे बी। तो अभी तो वही कि एम है ना कुछ फिक्स कर लो, एन फिक्स कर लो और ग्राफ बना के देखो पीडीएफ का, तो उससे कुछ आइडिया मिल जाता है कि है ना लेफ्ट साइड का एरिया को कंपेयर करके फिर कॉम्प्लीमेंट ले लो, ये है। तो ये ऑलवेज बोल सकते हैं कि अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे एम ग्रेटर देन एन है, तो जो पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हमेशा ग्रेटर होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या हमेशा? हाँ जनरल रिजल्ट है, तो जो ऑप्शन ट्रू होगा वो तो इन जनरल ट्रू है, बोल सकते हैं बिल्कुल। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है तो चेक करना पड़ेगा, सर क्योंकि जनरल रिजल्ट है ना, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगाया नहीं है कहीं भी। जी सर डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो मीन होगा, अगर वो मीन का जो हम एक फॉर्मूला करके लिखे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेके, अच्छा उससे निकाल सकते एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। अच्छा सीडीएफ। हाँ वो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए ऐसे ला सकते हैं ना, क्योंकि हम्म एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही आएगा। हाँ हाँ, ई एक्स तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सही बात है। तो ई एक्स लेकिन उसमें तब होता है 0 से इन्फिनिटी। अच्छा हाँ, मतलब वो तो कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, वो जैसे है ना ई एक्स हम लोग जानते हैं कि 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस सी डी एफ है ना, तो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स डी एक्स, ये है। तो यहाँ आप क्या कह रहे हैं, यहाँ ए कर दें तो उसे। हाँ ई एक्स तो एक एक के लिए एम होगा, काई हाँ स्क्वायर एम के लिए, और जी ई जी, एक्स ये एन होगा, हाँ दूसरे में एन होगा। तब कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है लिमिट ए से इन्फिनिटी है, लेकिन वहाँ पे तो ये है ना, जैसे हमें वहाँ बोला गया है एक्स मोर देन ए, तो वहाँ पे अच्छा तो ए से इन्फिनिटी पीडीएफ लिखना पड़ेगा वहाँ पे, तो वैसा है अगर लिखेंगे तो। सर मार्कऑफ यूज कर सकते हैं। मार्कोव से बाउंड आएगा है ना, हमें कंपेयर करना है, कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन उससे कुछ मिलेगा। अच्छा मान लो तुम लिख दोगे तो क्या होगा, ई एक्स अपॉन ए टाइप का, तो एम अपॉन एन टाइप का, हाँ वैसा कुछ आ जाएगा, आ तो जाएगा। और एम एन में रिलेशन तो पता ही है हमें पहले से। लेकिन दोनों में लेस देन ही आएगा ना, कैसे कंपेयर करेंगे, इससे लेस है इससे लेस है, वैसे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, मतलब अभी तो मुझे वही अप्रोच आता है, बाकी देखना पड़ेगा। ये है पीडीएफ का ग्राफ बना के दोनों एम एन डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और देख लो एरिया लेफ्ट में कंपेयर किया जा सकता है इजीली, कोई कहीं ना कहीं वो क्रॉस करता है ना, तो उससे आ जाएगा।
ओके सर। और कोई डाउट है 29 में 2019 ना 2019 पेपर में? नहीं सर, हो गया था। हाँ जी 21 वाले दिन का देखिए क्या है, 21 में हो ही गया होगा ऐसा डिस्कशन, क्योंकि लास्ट 3 क्लास से 21 का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो मे बी सर क्वेश्चन 48। जी जी। तो हम्म 48 में क्या है, यहाँ y भी रैंडम वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे लगाना है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसे होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इंटू ए गिवन ei समेशन व्हाट i फ्रॉम 1 to n, वही है यहाँ पे। तो आपको लगाने हैं यहाँ पे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे। तो इसका जो अप्रोच है ना, क्योंकि यहाँ xn आपके पास है, जो xn है वो है यूनिफॉर्म 03 क्लोज्ड में है, और y जो है उसका ये PMF है। ठीक, तो y की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। y जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है y क्या है जी, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया ना, ट्रंकेटेड पॉइसन है, तो इसने 1 से शिफ्ट कर दिया है। तो यस कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको कैसे खोलेंगे आप। तो ये जो होगा, मैं देखो मैक्सिमम ऑफ ईच xi लेस देन 1 है, तो ये रिजल्ट होता है इफ एंड ओनली इफ ईच xi विल बी लेस देन इक्वल टू 1। तो x1 लेस देन 1, x2 लेस देन 1, x3 लेस देन 1 एंड सो ऑन, xy इज लेस देन 1, बट y को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखिए प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू n इंटू प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x1 x2, अब ये जो xy है चलो भी रहने दो, लेस देन इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू n, डबल वो लगा दिया ब्रैकेट, तो एक हटा दो, ये इसके इक्वल है, जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है ना वो इसके इक्वल है। अच्छा, इस पे समेशन लगाना पड़ेगा, समेशन n फ्रॉम यहाँ 1 से स्टार्ट है ना y का सपोर्ट 1 टू इन्फिनिटी, तो ये है प्रोबेबिलिटी आपकी, ये आपको खोलना पड़ेगा। तो ये जो y बराबर n हटा के यहाँ n कर दो, तो अगला स्टेप अगर मैं लिखूं तो ये प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल ही पाएंगे ना, यहाँ दे ही रखा, पुट कर लीजिए, तो ये डायरेक्टली यहाँ पुट कर लीजिए आप, सर। तो ये यहाँ से आप कर पाएंगे 1 टू इन्फिनिटी, ये प्रोबेबिलिटी रख दीजिए 1 अपॉन ई माइनस 1 के फैक्टोरियल, के टर्म में यहाँ n लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल, n के टर्म में चूंकि मैंने लिखा है। अब ये ईच xi लेस देन 1 है, तो x1 लेस देन 1 कॉमा x2 लेस देन 1 कॉमा एंड सो ऑन अप टू xn लेस देन 1, IID है, तो IID है तो सबकी प्रोबेबिलिटी Yes, sir. सेम रहेगी, तो ये कहीं ऐसा आ जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू 1 और इस पूरे की पावर n। अब बस सीरीज का सम निकालना है आपको, ये प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए यहाँ से, है ना, xi यूनिफॉर्म 03 है, तो यूनिफॉर्म 03 में लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, कितना आएगा ये 2/3 नहीं 1/3 ना, क्योंकि 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे 1/3 को, तो ये 1/3 आ गया, तो 1/3 की पावर n, Yes, sir. और ये बस x वो लग जाएगा e की पावर x का एक्सपेंशन यूज कर लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो आ जाएगा। Okay, sir. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उससे आ जाएगा। 2019 से है ना 2024 तक जो भी किसी को डाउट हो बताइए, गेट स्टैटिस्टिक्स 19 में स्टार्ट हो, उससे पहले पेपर कर सकते हैं आप। गेट मैथमेटिक्स में आपको 5-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो स्टैटिस्टिक्स के होंगे, जो पहले आते थे गेट मैथमेटिक्स में 2018 से पहले, 18 से तो पहले कितना भी देख लीजिए, तो उसमें भी मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस। सॉल्व कीजिए बैठ के, जो भी डाउट है पूछिए, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया सॉल्व कीजिए। 2019 से 2024 तक के गेट स्टैटिस्टिक्स पेपर है, 3-4-5 बार सॉल्व कर लो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, एंड देन वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए यहीं स्टॉप करते हैं आज, फिर कल भी क्लास होगी इसी टाइम पे। थैंक यू।